नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग झारखंड संयुक्त सैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2021 के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। आपको ध्यान रखना चाहिए कि इस परीक्षा को फॉर्म फिलअप भरने से क्या क्या बातें आपको जान लेनी चाहिए। खास करके जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए खास करके वीडियो समर्पित है। तो इस परीक्षा में हम देखेंगे कि जो महत्वपूर्ण बातें या कुछ बदलाव हुए हैं उसको हम नोटिस करेंगे और आगे की रणनीति पर बात करेंगे। तो इसमें ध्यान रखना है कि वर्ष 2017 से लेकर 20 तक इसमें वैकेंसी है और कुल 252 पद है। अभी हम देखते हैं तो इसमें आवेदन जो ऑनलाइन भरने की तिथि जो है वो 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक है ना। अंतिम तिथि का टाइमिंग भी दिया गया है, ठीक है। परीक्षा भुगतान करने की जो शुल्क भुगतान करने की तिथि दिया गया है। प्रारंभिक परीक्षा की तिथि जो मैंने आप देखेंगे एक वीडियो में बताया था तो वो 2 मई को है। मैंने अप्रैल लास्ट वीक बताया था, तो ठीक है 2 मई को। और उसमें मैंने मुख्य परीक्षा भी बताया था कि ये सितंबर में होगा, तो सितंबर में ही ये देखिए मुख्य परीक्षा की है। और इसके बाद जो इंटरव्यू होगा वो आपको नवंबर अंतिम सप्ताह से लेकर दिसंबर तक चलेगा। और रिजल्ट भी इस बात की पूरी कोशिश की जाएगी कि रिजल्ट जो है 31 दिसंबर से पहले यानी कि 2021 में ही इसको जारी किया जाए। खैर देखते हैं। तो कुल 252 पदों के लिए हम देखते हैं कि इसमें उपसमाहर्ता मतलब डिप्टी कलेक्टर जिसमें 44 पद है, फिर पुलिस उपाधीक्षक जो 40 पद है। तो बहुत अच्छे खासे पद है। इसको आप एक एक करके ध्यान से देख लें कैटेगरी वाइज किसमें कितना पद है। तो दूसरा जो आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जानना चाहिए वेतनमान। तो वेतनमान तो ध्यान रखना है कि 50,000 से कम किसी भी पद में नहीं होगा। तो उसके बाद शैक्षणिक योग्यता देखते हैं। तो शैक्षणिक योग्यता में ध्यान रखना आपको राज्य सरकार द्वारा स्थापित संस्था या मान्यता विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक या समकक्ष परीक्षाओं को उत्तीर्ण करना चाहिए। मतलब कि परीक्षा की जो अंतिम तिथि है ध्यान रखना है, ये लास्ट डेट है, मतलब कि 15/3/2021 ये जो लास्ट डेट है उससे पहले तक आपका ये हो जाना चाहिए। मतलब कि दूसरे शब्दों में कहें तो आप अपेयरिंग में इस एग्ज़ाम को नहीं भर सकते हैं। चौथी बात सबसे महत्वपूर्ण है उम्र गणना की तिथि। तो उम्र के लिए अभी कुछ समय पहले विवाद भी हुआ था। तो उम्र गणना की तिथि में सबसे पहले आपको जो जानना है कि इसके लिए जो न्यूनतम उम्र की जो गणना है उसके लिए 1/3/2021 है। मतलब कि आपको कम से कम 21 साल हो जाना चाहिए 1/3/2021 तक, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और अधिकतम उम्र की जो गणना है मतलब कि बीच में बहुत गैप रहने के कारण 5 साल गैप रहने के कारण बहुत सारे विद्यार्थियों का हो सकता है कि यदि 1/3/2021 को यदि उम्र गणना की न्यूनतम उम्र गणना की तिथि रखा जाए तो उसका पार हो जाएगा। तो इसके लिए उसकी जो अधिकतम उम्र की गणना की तिथि जो रखा 1/8/2016 यानी 5 साल लगभग उसको फ़ायदा मिला है। तो यानी कि मान लीजिए किसी की न्यूनतम उम्र यदि मान लीजिए 1/3/2021 को यदि अंतिम तिथि माने 40 साल होता है तो उसको 35 ही माना जाएगा। तो आप इस बात को मुझे लगता है कि समझ चुके हैं, इसको समझा भी चुका हूँ। तो इसके अलावा जैसे कि जनरल में आपको मिनिमम 21 साल होने चाहिए और अधिकतम 35 साल होनी चाहिए। उसी अकॉर्डिंग जैसे कि ओबीसी के जो दोनों भाग 1 और 2 के लिए 37 साल अपर एज लिमिट है। उसके बाद महिला जो अनारक्षित और ओबीसी के दोनों भाग के लिए 38 साल है, ठीक है। SC ST महिला और पुरुष के लिए 40 साल है। और बाकी अन्य जो आरक्षित वर्ग हैं तो उसमें से अलग अलग दिया गया है, इसे आप देख लेंगे उसे। अगला महत्वपूर्ण नंबर पैटर्न इस बार खत्म कर दिया गया है। आरक्षण का लाभ भी इसमें केवल झारखंड राज्य के अस्थायी निवासी को दिया जाएगा। कम से कम CO एंड अबव रैंक के अधिकारी के द्वारा ये निर्गत होनी चाहिए, जो दिया गया आप देख सकते हैं। और इसे इंटरव्यू के समय सत्यापन की प्रक्रिया के समय इसे देना होगा, नहीं तो आरक्षण का लाभ देनी होगा। ध्यान रखें कि जितने भी इसमें आपको डॉक्यूमेंट देना है या जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट का जो क्लेम करते हैं, मैट्रिक से लेके आपका मार्कशीट से लेके जो एग्ज़ाम आप देते सर्टिफिकेट देते हैं, उसे इंटरव्यू के समय प्रस्तुत करना जरूरी होगा। और वो जो आपके जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट हो या कोई भी आय प्रमाण पत्र हो या कोई भी EBC के लिए हो, जो भी प्रमाण पत्र आपको बनाना है वो अंतिम तिथि से पहले का होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखना। SC ST के लिए परफॉर्मा वेबसाइट में दिया गया है, आप देख सकते हैं। EBC
इसके लिए भी दिया गया है आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए। एक और इसमें चीज़ जान लेना है कि विवाह के आधार पर जो कोई महिला किसी दूसरे राज्य से झारखंड में शादी कर लिया है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, तो उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। 2 पत्नी यदि है किसी का या पति है तो उसको आरक्षण, तो इस नियुक्ति के लिए उसे पात्र नहीं माना जाएगा। खेल कूद कोटा के अंतर्गत जो आरक्षण है आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। अगला जो महत्वपूर्ण है, पुलिस उपाधीक्षक यानी डीएसपी और जो डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट, जिला समादेष्टा और जेल सुप्रिटेंडेंट और प्रोबेशन ऑफिसर, प्रोबेशन पदाधिकारी के लिए जो शारीरिक योग्यता है आप उसे देख लेंगे कि हाइट वगैरह किसका क्या चाहिए। तो उसमें हाइट न्यूनतम लंबा 165 जो है ना ओबीसी और जनरल के लिए है ना। अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों की लंबाई 162 3 सेंटीमीटर का छोड़ दिया गया है, और जो अनारक्षित और पिछड़ा महिलाओं की जो है 155 सेंटीमीटर है ना, 52 सेंटीमीटर SC/ST के लिए है दिया गया है, और सीना जो है बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और ये फुलाए और 59 सेंटीमीटर, लेकिन महिलाओं के लिए लागू नहीं होता है। अब अगला चिकित्सीय जांच है, तो हर बार की तरह इसमें कोई नया नहीं है। इसके चिकित्सीय जांच जो होगा आपको इंटरव्यू के समय एक बार कराना होगा, और फिर जब पास कर जाते हैं एग्जाम तो आपको एक मेडिकल बोर्ड आपको चेक करता है, ठीक है। और जो इन पदों के लिए चिकित्सीय जाँच की माप है, आप इसमें ध्यान से इसको एक एक करके पढ़ ले, तो इसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, इसे आराम से मैं बता दूंगा। इसके बाद है महत्वपूर्ण प्लान ऑफ एग्जामिनेशन, किस प्रकार से एग्ज़ाम होगा। तो आप जानते हैं कि जनरल स्टडीज 1 और 2 होगा, 2 भाग में प्रीलिम्स का एग्ज़ाम। तो पहले हम प्रीलिम्स में देखते हैं कि सामान्य अध्ययन 1 और 200 मार्क्स का होगा, दोनों पेपर, ठीक है। और इसमें मल्टीपल चॉइस होगा, ठीक है, 2 घंटे का होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर उपलब्ध होगा, ठीक है ना। ध्यान रखना एक चीज़ इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो मुख्य परीक्षा के लिए जो पास आप करेंगे उसमें इसका जो बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स पेपर्स, दोनों पेपर में जो टोटल मार्क्स हासिल करेंगे पेपर 1 और 2 में, उसके आधार पर ये क्वालिफाइंग मार्क्स बनेगा या कट ऑफ मार्क्स बनेगा। लेकिन इसमें बोला है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है अंडर रूल 17 में जो दिया गया है उसके हिसाब से ये लागू होगा। आपको पता होगा, इससे पहले एक वीडियो इसमें बनाया था। मतलब कि कहने का मतलब इसमें कन्फ्यूजन ये है कि क्या पेपर जो 1 है, जनरल स्टडी 1 है और जनरल 2 है, इसमें अलग अलग कटअप है या फिर दोनों मिला करके कटअप है। तो इसमें तो कटअप बोल रहा है कि दोनों को मिला करके होगा, बोथ पेपर्स। लेकिन जैसे कि मुख्य परीक्षा के हर पेपर में अलग अलग कटअप दिया गया है, उसी प्रकार से शायद पीटी में भी होगा। मैं आपको दिखाता हूँ। तो जो इसमें सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन न्यू रूल जो 2021 जिसको मैंने बताया था, उसमें 17(1) में जो दिया गया है कि कैंडिडेट को जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है 40% लाना होगा, ठीक है, तभी वो मुख्य परीक्षा और फिर आगे इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो इसका मतलब 40% ये जनरल के लिए है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने आगे कैटेगरी के लिए इसमें कुछ छूट दिया गया है। जैसे कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड फैमिलीज, महिलाओं के लिए 32% है क्वालिफाइंग मार्क्स, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। और ओबीसी का एक्सट्रीमली बैकवर्ड 1 और 2, जिसमें से 34% और 36% लाना है, और उसमें से जो आदिम जनजाति के लिए 30% और 40% जो है ईडब्ल्यूएस के लिए, यानी जनरल का जो कट ऑफ है वही ईडब्ल्यूएस के लिए भी है। तो ये आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। मतलब कि ध्यान रखें कि यदि जनरल के लिए 40 है तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि 40 है तो इसका मतलब आपको हर हाल में, मतलब कि यदि 200-400 नंबर है तो 160 से मतलब कि जनरल हो या ईडब्ल्यूएस, उसका कटअप 160 से नीचे नहीं जाने वाला है, ठीक है, कम से कम इतना कटअप होगा। उसी प्रकार से इनका भी आप परसेंटेज निकल के देख सकते हैं कि किसमें कितना मिनिमम मार्क्स होगा, ठीक है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। चौथा पॉइंट है कि इसमें जो मुख्य परीक्षा में टोटल जो पास करेंगे वो जो जितने भी पद है उसके 15 गुना होंगे, ठीक है। और इस 15 गुना में जैसे कि आगे है कि इसमें यदि मान लीजिए 15 गुना नहीं होता है, पद नहीं भरे जाते हैं, तो उसमें क्या करेगा कि कट ऑफ मार्क्स को कम कर सकता है। लेकिन वो ध्यान रखना कि जो वही रूल 17 मैंने बताया था उसमें किसी भी हालत में मिनिमम जो मार्क्स है, मतलब मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, उससे कम नहीं होगा, ठीक है। अगला दिखाता है कि मेन एग्जामिनेशन। तो मेन एग्जामिनेशन में आपको ध्यान रखना है कि जो मेन एग्जाम जो है वो रिटन एग्जामिनेशन जो कि मुख्य परीक्षा देते हैं और इंटरव्यू टेस्ट के को मिला करके होगा, ठीक है। तो इसमें जैसे कि मुख्य परीक्षा में 6 पेपर्स है जो पारा 17 में दिया गया है, पहले मैंने बात करके है, और फिर इंटरव्यू टेस्ट है 100 नंबर का। तो इसमें जो इंटरव्यू के लिए जो जाएंगे उसमें जो उसका टोटल मार्क्स होगा वो पेपर 2 से 5,
ठीक है। ध्यान रखना कि पेपर इसमें 1 जो है उसमें 30 मार्क्स केवल लाना है, ठीक है, मतलब क्वालिफाइंग करने के लिए लाना है, और उसका मार्क्स ऐड नहीं किया जाएगा इसमें। और बाकी 5 पेपर के लिए जो कटअप निर्धारित है, जैसे कि यही वाला कटअप निर्धारित है, जैसे कि बाकी में आप देख रहे हैं, बाकी पीटी के लिए है उसी कटअप मार्क्स उसमें भी निर्धारित, मतलब यही परसेंटेज रहेगा उसमें कटअप के लिए। अगला फिर जो इंटरव्यू के लिए बोल रहा है कि इसमें 2.5 गुना होगा, मतलब कि जो जितने भी पद है 252 से 2.5 गुना यदि करेंगे तो उतने पदों के लिए इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यानी मेंस देने वाले जितने भी विद्यार्थी है वो जितने भी पद है उसके 2.5 गुना के आसपास वहाँ पे जाएंगे। लेकिन यदि बोलता है कि इसमें कि यदि उतना संख्या नहीं होता है तो इसमें फिर वही बात कि उसको कटअप गिराया जा सकता है, और उसमें लेकिन वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो होगा जितना भी हमने बताया था तो इससे नीचे नहीं होगा जनरल वगैरह बाकी के लिए। इंटरव्यू जो हो 100 नंबर का भी मैंने बात किया था। अब जो है कि तो इंटरव्यू के लिए तो आप जान रहे हैं कि 100 अंक का है, और इसमें जो सिलेक्शन लिस्ट होगा या मेरिट लिस्ट जो होगा, जो झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन रूल्स 2021 के अनुसार है। अभी मैंने डिस्कस भी किया था कि जनरल के लिए 40% और अलग अलग कैटेगरी के लिए अभी कुछ में पहले ही हमने बात किया था। इन आधार पर जो है मेरिट लिस्ट बनेगा, और पेपर 1 जो है उसमें केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, 30 नंबर अंक लाना है, और बाकी पेपर के लिए यही जो मिनिमम क्वालिफाइंग जो कटअप है इतना आपको लाना है। सर्विस एलोकेशन भी उसी बेसिस पे होगा। सर्विस एलोकेशन का अभी लंबा चौड़ा इसमें नियम दिया गया है, आप कभी पढ़ेंगे तो उसमें ठीक से देखेंगे तो आपको समझ में यही आएगा। मतलब कि कह रहा है कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई SC ST और OBC या EWS के विद्यार्थी ऐसा है जो बिना किसी प्रकार का कोई रिलैक्सेशन या लाभ लिए किसी भी चरण में यदि अंतिम चरण में अपना जगह बनाता है, ठीक है, तो उसमें से क्या होगा कि वो जो है जनरल सीट के लिए वो दावा कर सकता है। मतलब ध्यान रखें कि ना तो एज न किसी भी प्रकार का रिलैक्सेशन वो नहीं लेता है, पूरी तरह से जनरल मेरिट पे वो फाइट करता है और अंतिम चयन में अपना जगह बना लेता है, तो उसको जनरल सीट दिया जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि वो प्रीलिम्स में वो जनरल मार्क्स से वो नहीं क्वालिफाई करता है, यानी कि प्रीलिम्स में वो कम अपने कैटेगरी से पास करता है और मुख्य परीक्षा में टॉप भी क्यों ना कर जाए उसको कैटेगरी का ही पोस्ट मिलेगा। या मान लीजिए पूरी तरह से जनरल रैंक से वो पास कर जाता है अंतिम चयन में और उसको मिलता है, मान लेते हैं कि जनरल बेसिस पे उसको मिलता है, आपको डिप्टी कलेक्टर मिलता है, लेकिन यदि उसका कैटेगरी में यदि उसने बाकी दोस्तों के साथ उसको यदि मिलान करते हैं और उसको लगता है कि सेम कैटेगरी में उतने ही अंक में यदि किसी को DSP मिल रहा है तो वो यदि DSP फ्री पद लेता है तो उसको कैटेगरी में वो पद मिलेगा। मतलब कहने का मतलब कितने भी मार्क्स लाते हैं तो फिर आपको कैटेगरी में ही वो पद मिलेगा। इसको कभी मुख्य परीक्षा के टाइम जब फॉर्म आप भरेंगे तब उस समय इसको डिटेल से मैं आपको बताऊँगा कि इसमें क्या क्या बातें हैं। बहुत विस्तार से इसको समझने की ज़रूरत है, इसमें बहुत विवाद भी होते हैं, तो इसमें वही आप एक बार खुद भी पढ़ लेंगे। वही चीज़ दिया है जो मैंने अभी बताया है, उसको डिटेल से दिया गया है, आप उसको पढ़ सकते हैं। एक चीज़ इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसमें आप यदि किसी मुख्य परीक्षा में जब आप भरेंगे DAF डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन, यदि उसमें आप प्रेफरेंस में कोई पद नहीं देते हैं, मान लेते हैं कि कोई ऑलरेडी पहले से ही आपको सपोज कीजिए कि वो झारखंड फाइनेंस सर्विस या किसी अन्य पद में मान लीजिए पहले से चयनित है, फिर DSP के लिए वो देता है, तो इस बार जो एग्ज़ाम देगा तो स्वाभाविक सी बात है उसको पहला प्रेफरेंस में केवल DSP देगा, बाकी का नहीं देगा। और भी जैसे कोई विद्यार्थी है, जैसे कि मैं जब फॉर्म भरा था तो मैंने DSP और डिप्टी कलेक्टर छोड़कर और कोई पद नहीं दिया था मैंने, तो यानी कि यदि मैं पास भी कर जाता और बाकी नीचे के रैंक में यदि मैं कोई आता तो मेरा रिजल्ट ही नहीं निकलता। तो वही कह रहा कि प्रेफरेंस नहीं देंगे तो आपका रिजल्ट नहीं निकलेंगे, यानी जहाँ तक प्रेफरेंस देंगे उसमें यदि आपका मार्क्स एग्जिस्ट करता है, आप उसमें से कोई पद पा सकते हैं, तभी आपका रिजल्ट निकलेगा, तो नहीं निकलेगा। तो इसीलिए हर चॉइस को आपको भरना पड़ेगा मुख्य परीक्षा के टाइम, ये अभी क्लियर कर दिया, ठीक है। फिर बोला कि यदि 2 व्यक्ति का समान मार्क्स हो जाए तो उसमें जो मुख्य परीक्षा में जो ज़्यादा नंबर लाएगा उसको प्राथमिकता दिया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी बराबर हो जाए तो जिसका एज ज़्यादा है उसको वैल्यू दिया जाएगा। लेकिन ये UPSC में बिल्कुल उल्टा है, जो कम एज होता है उसको प्राथमिकता दिया जाता है। अब स्कीम एंड सब्जेक्ट फॉर द प्रिलिमिनरी एंड मेंस एग्जामिनेशन है ना, जो नई रूल जो 2021 जो मैंने पहले वीडियो बनाया था उसी के बेसिस पर है। तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो 400 मार्क्स का 200 भी मैंने किया था, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। सिंपल सा जो चीज़ आपको क्वेश्चन जब देंगे उसमें भी लिखा रहेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर मुख्य परीक्षा का है
इसमें पूरा डिटेल से सिलेबस जो आपका है वो दिया हुआ है। इस पर एक वीडियो ऑलरेडी पहले से बनाया हुआ है, आप चाहे तो उसको लिंक में देख सकते हैं। ठीक है, उसमें दोनों पेपर के बारे में दिया गया है कि इसमें कितना आएगा, बहुत डिटेल से दिया हुआ है। मुख्य परीक्षा के लिए भी डिटेल से वीडियो बनाया हुआ है, काफ़ी लोगों ने देखा है, पसंद किया, उसे देख सकते हैं। इंटरव्यू के लिए भी वीडियो बना हुआ है। ध्यान रखिए कि इंटरव्यू में पहले जेपीएससी में मिनिमम मार्क्स लाना जरूरी होता था, लेकिन इसमें अब जो है कोई मिनिमम मार्क्स नहीं होगा। ठीक है, फिर कदाचार के बारे में दिया गया है, तो उसको तो आपको किसी भी हालत में नहीं करना है। क्या क्या कदाचार है उसको डिटेल से दिया गया है। किसी को पनिशमेंट दिया गया है तो पात्रता नहीं होगा। ठीक है, परीक्षा शुल्क जो है 600 रुपया है, और जो SC ST के लिए 150 रुपया है। इसको आप ध्यान से पढ़ लें। और आवेदन भरने हेतु जो आवश्यक शर्त और निर्देश जो है, इसमें ध्यान रखना, पहले भी बोल दिया, ऑनलाइन फॉर्म के साथ किसी भी प्रकार का फॉर्म नहीं भरना है। एक जो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि आपको ये सुनिश्चित कर लेना है कि जितने भी वांछित प्रमाण पत्र है, आवेदन भरने हेतु विज्ञान में निर्धारित अंतिम तिथि के बाद का नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो मान्य नहीं होगा। एक और चीज़ है कि आप जो ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, यूजर आईडी और पासवर्ड जो भी आपको मिलेगा फॉर्म भरने के समय, उसको सुरक्षित कहीं लिख के या सेव करके रख ले। ये खो गया तो आपको दिक्कत हो सकती है। ध्यान रखिए कि किसी परिस्थिति में किसी अन्य व्यक्ति का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ये सब अंकित नहीं करना, आपके आगे भी काफ़ी ये काम आता है। जो भरा हुआ आवेदन पत्र आपका होगा उसको डाउनलोड कर उसके 2 कॉपी आप प्रिंट करके रख लेंगे। और जो आप दावे से संबंधित जो भी प्रमाण पत्र कागजात जो है उसकी रसीद सब सुरक्षित रख लीजिए, क्योंकि इंटरव्यू के समय में या अन्य किसी भी समय मांगने पर आपको प्रस्तुत करना होगा। फोटो स्पष्ट रूप से रंगीन पासपोर्ट साइज का होना चाहिए, और उसमें हस्ताक्षर और स्कैन करके अपलोड करना होगा जहाँ पे इसकी मांग की गई है। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे किसी भी प्रकार की इसमें आपको कोई समस्या है तो बाकायदा एक एक कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूंगा। आप उसे ज़रूर लिखेंगे, मैं कमेंट सेक्शन में उसको मैं जवाब दूंगा। हो सकता है कि बहुत सारी बातें इसमें छूट गई हो जिसको बताना ज़रूरी हो, तो आप इसमें ज़रूर बताएं कमेंट करके, उसके बारे में आपको सटीक जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद।